हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस कर लिया है। वहाँ पे हमने देखा किस तरह से ब्रिटिशर्स ने मराठा कॉन्फेडरेसी पे अटैक करके, यानी मराठा कॉन्फेडरेसी के साथ उनका वॉर हुआ। उसके बाद वो मराठा को भी अपने अंडर में ले लेते हैं, मराठा अंपायर को भी। तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में है क्या क्या। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो लगा कैसा। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो उससे हमें हेल्प मिलेगी, हमें इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, अगर हम अर्ली 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे बंगाल पे तो इन्होंने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। तो बंगाल और अवध पे तो इनका कंट्रोल 1764 में आ गया था। फिर मैसूर पे 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और यहाँ पे मैसूर भी इनके अंडर में आ जाता है, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कैरनेटिक वॉर हुआ, 3 कैरनेटिक वॉर्स होते हैं, जिसमें 3 कैरनेटिक वॉर्स होते हैं। उसके बाद कैरनेटिक भी इनके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। निजाम सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अर्ली 18th सेंचुरी तक की बात करें तो यहाँ पे ये सब तो इनके कंट्रोल में आ ही गया। अब जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, वैसे तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही ये मराठा अंपायर इनके हाथ में आ गया था, इनका पपेट एक तरह से आप समझ सकते हैं। जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था उसके बाद तो उनका सॉवरेनिटी तो खत्म ही हो गया था। लेकिन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद तो ये रीजन भी इनके हाथ में पूरी तरह से चला गया है, मराठा वाला। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इतने रीजन पे, जो इंडिया पे आपका इतना रीजन दिख रहा है, इतना रीजन पे तो इनका कंट्रोल आ चुका था ब्रिटिशर्स का। अब इधर बचा था, यहाँ पे सिंध बचा हुआ था और इधर सिख अंपायर बचा हुआ था। तो इस पे इन्होंने कैसे कंट्रोल इस्टेब्लिश करी वो हम बात करेंगे। इस पे पहले सिंध की बात करेंगे, उसके बाद सिख अंपायर की बात करेंगे। सिख अंपायर जो पंजाब में था उस पे बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिंध पे कंट्रोल करना, कब्जा करना इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था वो पहले हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये पोर्ट अगर यहाँ पे अगर मिल जाए इनको, तो पोर्ट के थ्रू यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा, तो एक रीजन ये तो हुआ ही। अब दूसरी बात ये है कि 1799 से पहले टीपू सुल्तान के बारे में हमने बात करी। थर्ड थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने वॉर लड़ी थी ब्रिटिशर से। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ही टीपू सुल्तान ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उससे हेल्प मांगी थी। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, यानी फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी उस टाइम चल रहा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनका हेल्प इन्होंने मांगा, टीपू सुल्तान ने उनसे हेल्प मांगी। फिर मतलब उनके साथ में ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बन चुके थे। तो इस तरह से अब ये जो नेपोलियन बोनापार्टे था वो टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अटैक करना चाहता था, इंडिया में ब्रिटिशर्स को भगाना चाहता था। साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट रसिया के रूलर के साथ मिलके इंडिया को इन्वेड करना चाहता था, इंडिया पे कब्जा करना चाहता था और यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना चाहता था। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्यों जरूरी था इस सिंध पे कब्जा करना इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसलिए वो कब्जा अगर करते लैंड रूट के थ्रू, अगर नेपोलियन बोनापार्ट और रसिया के जो रूलर थे अलेक्जेंडर वन, वो अगर यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं यहाँ से, तो कैसे करते लैंड रूट के थ्रू। इधर तो हिमालय ही हो गया, इधर हिमालयन रेंज है, तो इधर से तो बहुत कम ही अटैक कर सकते हैं। इधर से तो अटैक हुआ भी नहीं है वैसे। जो भी अटैक होगा वो इधर से ही आगे कर सकते हैं, ये वाला जो रीजन है इसी रीजन से आगे कर सकते हैं। अब इस टाइम तक सिख अंपायर जो थी, उस टाइम महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो वो बहुत पावरफुल रूलर थे। तो सिख अंपायर तो उनके जो यहाँ से इन्वेजन होता नेपोलियन बोनापार्ट और रसिया का, तो वो तो काउंटर अटैक कर सकते थे महाराजा रंजीत सिंह। बट ये सिंध जो था इस टाइम तक इतना पावरफुल था नहीं, तो ये उनको रोक नहीं सकता था, झेल नहीं सकता था। फिर यहाँ इधर रास्ते से होके, इस रास्ते से होके धीरे धीरे करके वो यहाँ पे आते और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देते। तो ब्रिटिशर्स के लिए एक खतरा ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे आके हमें यहाँ से भगा ना दे, हम पे अटैक करके यहाँ से भगा ना दे। इसलिए यहाँ पे सिंध पे कब्जा करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये तो हो गया रीजन कि क्यों कब्जा करना जरूरी था। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में मतलब बैकग्राउंड पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे इनको
1630 में एक मुगल एम्पेरर के द्वारा, उस टाइम पे मुगल एम्पेरर थे शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके बाद मतलब इस फरमान के बाद इन्हें ये परमिशन दे दी गई थी कि आप यहाँ पे जाके सिंध में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो पोर्ट था उस पोर्ट पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो, आपको ये सब प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। तो कुछ प्रिविलेजेस पहले से इनको दिए गए थे। फिर 19th सेंचुरी तक में तो ये मतलब यहाँ पे इनका इंटरेस्ट जो था सिंध की तरफ ज्यादा बढ़ गया, इन सब रीजन के कारण जो मैंने आपको बताया, ये सब कारण थे। तो इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, एक तो ट्रेडिंग के लिए, दूसरा ये जो अटैक हो रहा था तो उससे बचने के लिए। फिर यहाँ पे जैसे सिंध पे जो पोर्ट था, उस पोर्ट पे इनको प्रिविलेज तो मिला ही था, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहे थे। अब हम आते हैं कि ये सिंध पे रूल किसका था, वो हम समझते हैं। तो सिंध पे रूल यहाँ पे टालपुरा अमीर का था। टालपुरा अमीर उस टाइम पे रूल कर रहे थे जब ऐसा सिचुएशन आया था। लेकिन टालपुरा अमीर के पहले, यानी टालपुरा अमीर जब रूल कर रहे थे, उनके पहले 18th सेंचुरी में यहाँ पे कलौरा चीफ्स रूल कर रहे थे सिंध में। तो सिंध जो था वो कलौरा चीफ्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। अब कलौरा चीफ के एक रूलर थे गुलाम शाह, मतलब कलौरा प्रिंस थे। इनका ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा खासा रिलेशन था, ये फ्रेंडली थे उनके साथ। तो इन्होंने 1758 में 1757 में यहाँ के रूलर बनते हैं, और 1758 में ब्रिटिशर्स को ये परवान देते हैं। परवान एक तरह से मतलब वही हो गया, परमिशन हो गया कि आप ठट्टा एक जगह था, वहां पे आप अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे इनको ये दिया जाता है। अब मैं आपको ठट्टा एक बार थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये सिंध प्रोविंस हो गया, अभी का सिंध प्रोविंस है। ये इंडिया का बॉर्डर आपको दिख रहा है, यहाँ पे राजस्थान वाला रीजन ये हो गया, ये गुजरात वाला हो गया, और यहाँ पे आपको ठट्टा दिख रहा है। तो इस ठट्टा में उन्हें परमिशन दे दी गई कि आप 1758 में उन्हें परमिशन दे दी गई कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लो। 1761 में गुलाम शाह जो थे वो मुगल इंपेरर के द्वारा जो फरमान दिया गया था उनको मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हाँ वो सही है, आप यहाँ पे ट्रेड करो। और साथ ही साथ यहाँ पे इनको ये भी प्रिविलेज दिया जाता है कि आपके अलावा, यानी ब्रिटिशर्स के अलावा बाकी किसी भी यूरोपियन नेशन को हम यहाँ पे ट्रेड करने का परमिशन नहीं देंगे। मतलब सिर्फ आप ही यहाँ पे ट्रेड करो। तो बाकी यूरोपियन नेशन को यहाँ से ट्रेड से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये गुलाम शाह के द्वारा ही। तो गुलाम शाह के साथ इनकी अच्छी थोड़ी मतलब अच्छा खासा बनता है। बट गुलाम शाह के बाद जो रूलर आते हैं सरफराज खान, ये सरफराज खान के साथ इनका फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है, और 1775 में इन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाती है। यहाँ पे जो ट्रेड प्रिविलेज इंजॉय कर रहे थे वो खत्म हो जाता है, इनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाती है। तो ये कुछ था, मतलब बैकग्राउंड हमने देख लिया कि कैसे कैसे यहाँ पे इनकी फैक्ट्री बनी। अब हम आते हैं टालपुरास अमीर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये टालपुरास थे कौन? बेसिकली टालपुरास जो थे वो एक बलूच ट्राइब थे। बलूच ट्राइब जैसे अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने एक मैप लगाया, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पे गुजरात आपको ये दिख रहा है, गुजरात वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, ये सिंध प्रोविंस है। ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये सिंध प्रोविंस है। ये हो गया यहाँ पे पंजाब। पंजाब पे यहाँ पे उस टाइम पे रंजीत सिंह रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो पिंक में आपको दिख रहा है ये है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में ही बलोच ट्राइब तलपुरास रह रहे थे। तो अर्ली 1770s में, यानी 1770s में ये बलूचिस्तान, अब ये बलूचिस्तान जो है वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ यहाँ पे मौजूद है, माउंटेन रेंजेस मौजूद है यहाँ पे, तो ये पहाड़ी इलाका है। तो टालपुरास जो थे वो 1770s में पहाड़ से उतरे, मतलब इधर से आके, और ये जो सिंध का प्लेन था वहां पे आके ये लोग सेटल हो जाते हैं। ये एक्सीलेंट सोल्जर्स थे। पहाड़ी लोग वैसे भी हार्ड लाइफ से अडॉप्टेड होते हैं, वो आदी होते हैं हार्ड लाइफ के, तो हार्ड लाइफ के भी आदी थे ये। फिर एक्सीलेंट सोल्जर्स वगैरह थे, तो इसीलिए अभी भी अफगानिस्तान वगैरह जो है वो मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग होते हैं एक तरह से। तो एक्सीलेंट सोल्जर्स थे, हार्ड लाइफ के आदी थे। अब 1783 में करते क्या है कि मीर फात अली खान या फिर मीर फतेह अली खान भी आप इनको कह सकते हैं, इनके लीडरशिप में तालपुरास जो होते हैं वो सिंध पे कब्जा कर लेते हैं। यहाँ कलौरा प्रिंस जो होते हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, एग्जाइल कर दिया जाता है, और सिंध पे इनका यानी मीर फात अली खान जो होते हैं उनका कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया सिंध हो गया, और यहाँ पे आपको दुर्रानी एम्पायर दिख रहा है। ये दुर्रानी एम्पायर वही है अहमद शाह अब्दाली वाला एम्पायर जो लुटेरा था, यहाँ पे इंडिया से बहुत कुछ लूट के ले गया था। तो अहमद शाह अब्दाली वाला ही, ये भी थोड़ा पावरफुल थे उस टाइम पे। तो ये जो दुर्रानी मोनार्क थी वो भी मतलब इनके क्लेम्स को, यानी जो ये क्लेम कर रहे थे मीर फात अली खान यहाँ पे जो क्लेम कर रहे थे सिंध में, इनका जो भी इन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश करी, उनको मानने से मतलब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम राज करो।
अब मीर फात अली खान के 4 भाई थे जिन्हें 4 यार के नाम से भी जाना जाता है। तो दुर्रानी मोनार्क ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पे सिंध पे रूल करो और ये जो है इलाका है उसको अपने चारों भाई के साथ शेयर करके यहाँ पे आप रूल करो। तो इन्हें ये आदेश दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया, परमिशन दे दिया गया कि आप मतलब यहाँ पे रूल कर सकते हो। इन्हें रूलर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया दुर्रानी मोनार्क के द्वारा। अब होता क्या है कि 1800 में मीर फात अली खान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 4 यार जो होते हैं अपने आप को अमीर्स या लॉर्ड्स ऑफ सिंध घोषित कर लेते हैं। अमीर्स मतलब वही हो गया वहां के लॉर्ड्स या फिर जो भी हो। तो अपने आप को घोषित करके यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे अपने अंपायर को भी एक्सटेंड करते हैं। तो कैसे कैसे एक्सटेंड करते हैं? सबसे पहले तो मतलब ये कॉन्कर करते हैं अमरकोट को जोधपुर के राजा से। तो अमरकोट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उमरकोट के नाम से, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर कराची को चीफ ऑफ लूज से, कराची आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। शिकारपुर और बुक्कर को भी अफगान से ले लेते हैं। तो शिकारपुर आपको शिकारपुर के नाम से भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इन सबको अपने कब्जे में लेके अपने एम्पायर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इनका एम्पायर धीरे धीरे करके एक्सटेंड हो जाता है, सिंध में इनका कंट्रोल आ जाता है। तो इस तरह से सिंध पे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करी। तालपुराज अमीर जो थे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करी। तो ये हो गया तालपुरा अमीर के बारे में हमने थोड़ी बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुअल एसिडेंसी ओवर सिंध, यानी सिंध पे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कैसे करके अपनी पकड़ मजबूत करी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।